गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपनी इतिहास की क्लासों को अब आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख राजवंश को डिस्कस करेंगे। राजवंश को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें राजपूतों के बारे में थोड़ी सामान्य सी जानकारी पता होना चाहिए। तो इसमें आप सबसे पहले तो डालेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश, मेन हेडिंग, और उसमें आप डालेंगे फिर राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। सामान्य रूप से राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ेंगे और राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं हम उन सिद्धांत की भी सामान्य रूप से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि बताइए राजपूत जो शब्द है, ये राजपूत शब्द कब आया था। तो सबसे पहले तो आपने को ये पता होना चाहिए कि राजपूत शब्द 7वीं सदी की देन है। 7वीं सदी की देन है, यानी कि सबसे पहले राजपूत जो शब्द है वो कौन सी सदी में आया था? 7वीं सदी में आया था। क्लियर? तो पहला प्रश्न तो यही ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए राजपूत जो काल है वो कब से कब तक है, तो इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 7वीं से 12वीं सदी तक, 7वीं से 12वीं सदी तक, 7वीं से 12वीं सदी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। सातवीं से 12वीं सदी का जो काल है वो क्या कहलाता है बताइए? राजपूत काल कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए राजपूत काल कब से कब तक कहलाता है, तो 7वीं से 12वीं सदी तक का काल। ठीक है। इसके अलावा आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजपूत के जो कुल हैं, कुल मिला के कुल कितने कुल हैं? तो एक व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम है चंद्रबरदाई। एक व्यक्ति है जिसके नाम क्या है? चंद्रबरदाई। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, चंद्रबरदाई। इस चंद्रबरदाई का नाम तो आपने बहुत बार सुन रखा होगा, है ना। चंद्रबरदाई कौन थे? तो चंद्रबरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के, मुख्य रूप से हम दरबारी कवि भी कह सकते हैं और उनके मित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इस चंद्रबरदाई के द्वारा ही उनका जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें साथ दिया गया था। और इनकी एक कहावत भी बहुत ज़्यादा फेमस है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस प्रकार से इन्होंने कहा था और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने बाण को छोड़ दिया था। चलिए हम उसकी बात करेंगे बाद में जब हम पढ़ेंगे तराइन के युद्ध। फिलहाल हम ये ध्यान रखें कि चंद्रबरदाई जो है ना, इस चंद्रबरदाई के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ। रचित ग्रंथ क्या नाम है बताइए? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। कई बार प्रश्न इतना सा भी पूछ लिया जाता है कि बताइए पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। चंद्रबरदाई द्वारा लिखे ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो में 36 राजपूत कुलों का उल्लेख है। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूत कुलों की संख्या कितनी है,
तो आपको बतानी है 36 है। कुल मिला के अगर यहाँ बात करें मुख्य रूप से, तो इन 36 कुलों में से जो 4 हैं वो तो है अग्नि से संबंधित, अग्नि से। इनमें से जो 10 हैं इनकी उत्पत्ति हुई है सूर्य से। 4 10 कितने हो गए? 14। और 10 जो हैं इनकी उत्पत्ति हुई है चंद्र से। किससे हुई है? चंद्र से। 10 दूनी 20 और 4 24, कितने बचे? 12। इन 12 की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से कहें या ऋषियों से कहें, एक ही बात है। देखिए, चंद्रबरदाई कहते हैं अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में कि राजपूतों के कुल कितने कुल हैं? राजपूतों के कुल 36 कुल हैं, है ना। जिनमें से जो 4 कुल हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्नि से हुई है। 10 की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। 10 के चंद्रमा से हुई है। और 12 की उत्पत्ति जो है, 12 कुलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है या ऋषियों से हुई है। ठीक है, तो इतनी बातें तो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि राजपूत जो शब्द है वो 7वीं सदी की देन है। दूसरा, राजपूत काल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपूत जो काल कहा जाता है वो 7वीं से 12वीं सदी तक का काल कहलाता है। और चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में कुल 36 राजपूत कुलों का उल्लेख किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये है क्या। देखिए, अपन पर्टिकुलर किसी भी जाति के बारे में, पर्टिकुलर किसी भी वंश के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई होगी, है ना। बहुत सारे व्यक्तियों के इस संदर्भ में अलग अलग और विभिन्न मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि जो ये राजपूत है ये आर्यों की संतान है, अर्थात वैदिक क्षत्रिय रूप में है ये। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि ये मिश्रित हैं, जिनकी जिस प्रकार से धीरे धीरे राजा आते गए और राजा के पुत्रों को ही राजपूत कहा गया। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि ये जो राजपूत है ये विदेशियों की संतान है, यानी कि विदेशी जब आक्रमणकर्ता आए बहुत सारे, जैसे शक आए, हुण आए, है ना, कुषाण आए, उनकी संतान भी इनको माना जा सकता है। तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत हैं। हम सभी मत को एक बार से डिस्कस कर लेते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति का जो प्रमुख सिद्धांत है, सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है पहला, उसे हम कहते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत। सबसे पहले हम लिखेंगे अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति का सिद्धांत बताइए, सबसे पहला कौन सा सिद्धांत? अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया था वो चंद्रबरदाई के द्वारा दिया गया था। ये वही चंद्रबरदाई है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि था, है ना। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा पहले कर ही चुके हैं सामान्य रूप से। इस चंद्रबरदाई के द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया था। उस ग्रंथ का नाम क्या है बताइए? पृथ्वीराज रासो, ठीक है, नामक ग्रंथ। ये ग्रंथ लिखा गया था इसका द्वारा। ये चंद्रबरदाई ऐसा मानते हैं कि जब पृथ्वी के ऊपर राक्षसों जो थे उनका आतंक बढ़ गया था, तो इस आतंक को
कम करने के लिए एक व्यक्ति थे जिसका नाम था वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि, इस वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत के ऊपर, बताइए कहाँ पर, आबू पर्वत के ऊपर क्या किया, यज्ञ किया। आबू पर्वत पर यज्ञ किया और इस यज्ञ में ही मुख्य रूप से 4 जो राजवंश हैं इनकी उत्पत्ति हुई। आबू पर्वत पर यज्ञ किया और इस यज्ञ से 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई। राजवंशों की उत्पत्ति हुई। ये 4 राजवंश कौन कौन से थे? तो इनमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। समझिए अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कहता है। अग्निकुंड के सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि ये जो राजपूत हैं ये अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। अग्निकुंड का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था चंद्रबरदाई के द्वारा। चंद्रबरदाई कौन थे? तो हमने कहा कि ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे या पृथ्वीराज तृतीय के मित्र थे, है ना। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ में ऐसा कहावत मिलती है कि जब पृथ्वी पर आतंक बढ़ गया था तो वशिष्ठ मुनि के द्वारा आबू के ऊपर जाकर एक यज्ञ किया गया था। बताइए यज्ञ किसके द्वारा किया गया था? वशिष्ठ मुनि के द्वारा किया गया था। वशिष्ठ मुनि के द्वारा आबू पर्वत के ऊपर यज्ञ किया गया और इस यज्ञ में ही 4 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति हुई, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये आपको चारों के चारों याद करने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से अग्निकुंड से संबंधित नहीं है, तो एक कोई भी आपको, जैसे प्रतिहार, परमार, चालुक और गुहिल ऐसे दे दिया तो समझ लेना कि जो गुहिल है वो अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले सिद्धांत हमने देखा अग्निकुंड का सिद्धांत। ये कहता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है, बताइए कहाँ से हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। ठीक है, आबू पर जो यज्ञ किया गया था उस यज्ञ में इसकी उत्पत्ति हुई है, पहला सिद्धांत। अब हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की तरफ। देखिए दूसरा जो सिद्धांत है वो है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति का सिद्धांत जिस प्रकार से हमने अभी अग्निकुंड का सिद्धांत देखा, ठीक उसी प्रकार से हमें पता होना चाहिए कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो ये कह रहे थे कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। बताइए उस व्यक्ति का नाम क्या था? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, तो हम बताएंगे ये जो सिद्धांत है ये डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत कहता क्या है। वैसे तो ये सिद्धांत सीधा सीधा हमें नाम से पता चल रहा है कि दशरथ शर्मा ऐसा कहते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है ये ब्राह्मणों से हुई है। सबसे पहले ब्राह्मण होंगे और ब्राह्मणों के बाद राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। देखिए इसकी जो जानकारी है एक शिलालेख भी देता है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। हम उसकी भी बात कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए शिलालेख का नाम बताइए क्या है? इस शिलालेख का नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। इस बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान को
वासुदेव चौहान को क्या कहा गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, को वत्स गोत्रीय, इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। समझिए इसको, ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है बताइए? ब्राह्मणों से हुई है। ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसी का साथ देता है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में भी इस बात की जानकारी मिलती है कि ये जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, क्योंकि बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है कि जो वासुदेव चौहान है वो वासुदेव चौहान, बताइए कौन है? वासुदेव चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। इसका मतलब ये हुआ कि वासुदेव चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, इसका मतलब ये ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है ना। ऐसा कहने वाला कौन सा शिलालेख है बताइए? बिजोलिया शिलालेख है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है मुख्य रूप से वो दो सिद्धांत माने जाते हैं। पहला अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा दिया गया? चंद्रप्रदायी के द्वारा दिया गया। दूसरा ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर दशरथ शर्मा। कई बार डॉक्टर दशरथ शर्मा के नाम के साथ में एक नाम और भी आ जाता है जिसका नाम है GS ओझा। GS ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कई बार ये दो नाम दे दिए जाते हैं, तो मुख्य रूप से आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। वैसे अगर एक नाम दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसके द्वारा कहा गया था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है, ठीक है। क्योंकि बिजोलिया शिलालेख में क्या कहा गया है? वासुदेव चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है वैदिक क्षत्रिय कहें या आर्य कहें, आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब सिंपल सी बात है कि ये सिद्धांत कहेगा कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है, बताइए कहाँ से हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से हुई है या वैदिक क्षत्रियों से हुई है। तो सबसे पहला प्रश्न तो वही बन जाता है कि वैदिक क्षत्रिय से जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति कौन बताता है? तो उस व्यक्ति का नाम है GS ओझा। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कई बार क्या होता है कि इस डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के साथ में वो एक नाम और भी दे देता है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा एवं उस व्यक्ति का नाम है CV वैद्य। CV वैद्य। तो वैदिक क्षत्रिय या आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो वैदिक आर्यों से हुई है या वैदिक क्षत्रियों से हुई है। अब वैदिक का मतलब वेदों से है ना। आपने ऋग्वेद पढ़ा होगा, ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में मुख्य रूप से 10 मंडल है और जो कुल मिला के जो 10वां मंडल है उस 10वें मंडल में बताइए किसका जिक्र किया गया है? पुरुष सूक्त का जिक्र किया गया है। पुरुष सूक्त का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में कुल बताइए कितने मंडल? 10 मंडल। ऐसे कह सकते हैं कि कुल 10 चैप्टर हैं, ठीक है।
और 10वें चैप्टर में या 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। यानी कि इसमें कहा गया है कि पुरुषों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, इस प्रकार से। तो इसमें कहा गया है कि पुरुषों की जो उत्पत्ति है वो आदि मानव से हुई है, यानी कि आदि पुरुष जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा से हुई है। तो इसमें ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा के जो मुख से, बताइए कौन उत्पन्न हुए होंगे? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, इसके अलावा ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय, ब्रह्मा की जंघा से कौन उत्पन्न हुई है? वैश्य, और पैरों से या चरणों से कौन उत्पन्न हुए होंगे? शूद्र उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से जो 4 वंश हैं ये इस प्रकार से उत्पन्न हुए। देखिए 4 जातियाँ इस प्रकार से थी। भुजा से हम बताते हैं किसको? क्षत्रिय को, क्योंकि क्षत्रिय का जो संबंध है वो किससे है? राजपूतों से है। बाद में कालांतर में ये जाके कहलाए थे कौन? राजपूत। ऐसा कहने वाले कौन थे? जी.एस. ओझा। जी.एस. ओझा यानी कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ऐसा मानते हैं। जी.एस. ओझा के अनुसार, जी.एस. ओझा के अनुसार ये कालांतर में क्या कहलाए? बताइए। ये कालांतर में राजपूत कहलाए। ठीक है, अब समझिए वापस से इसको। वैदिक क्षत्रिय आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जो किसकी हम बात कर रहे हैं? मुख्य रूप से अगर हम बात करें, जो राजपूत है, इन राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो वैदिक क्षत्रियों से हुई है या राजपूतों की उत्पत्ति आर्यों से हुई है ना? ऐसा कहने वाले कौन थे? जी.एस. ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और इसके साथ में एक व्यक्ति थे जिसका साथ दिया था सी.वी. वैद्य ने। ये सी.वी. वैद्य भी ऐसा ही मानते थे कि राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक क्षत्रियों से हुई है। अब वेदों की हम बात करें, यानी कि ऋग्वेद की, मुख्य रूप से ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो पुरुष सूक्त से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि पुरुषों की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, है ना? यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो आदि पुरुष से हुई है। आदि पुरुष का मतलब ब्रह्मा। तो अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जो जी.एस. ओझा है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, वो ऐसा मानते हैं कि ये जो क्षत्रिय थे ये कालांतर में आगे जाके ये ही राजपूत कहलाए थे। तो इस प्रकार से आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत, चौथा सिद्धांत। अब हम बात करते हैं चौथा सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि ये जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति मिक्स रूप में हुई होगी, है ना? मिश्रित का मतलब क्या ही होता है? मिक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजपूत है ना उनकी जो उत्पत्ति है वो सभी वर्णों से हुई है। यानी कि अगर हम बात करें मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, इस मिश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत को हम कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सामाजिक आर्थिक क्रिया का परिणाम। सामाजिक आर्थिक क्रिया का परिणाम।
अभी क्यों कहा जाता है अभी बात करेंगे। परिणाम देखिए, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत कहें या इसे हम क्या भी कह सकते हैं, सामाजिक आर्थिक क्रिया का परिणाम भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया, ऐसा ये सिद्धांत जो देने वाले व्यक्ति थे, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये सिद्धांत दिया गया था देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के द्वारा, यानी कि सिद्धांत दिया गया श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। ये मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल के प्रमुख इतिहासकार थे। ये ऐसा मानते थे कि जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति सभी वर्णों से हुई है ना, यानी कि जो जो वर्ण राज करता गया, यानी कि जो जो वर्ण है वो राज करता गया या राजा के पद पर स्थापित होता गया है ना, वही बाद में जाके क्या कहलाया, राजपूत कहलाया। जैसे अगर हम सामान्य रूप से बात करें इस सिद्धांत के अनुसार, जैसे मौर्य वंश की हम बात करते हैं, मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश का संबंध बताइए किससे है, तो कुछ जगहों पे इनको कहा गया है क्षत्रिय, मौर्यों को, चंद्रगुप्त मौर्य को, और कुछ जगह पर शूद्र भी बताया गया है ना। ऐसी कहानी आप सुनते हैं कि कौटिल्य जब जंगल में गए थे तो जंगल में ये शिकारी एक तरीके से शिकार खेल रहा था और उसी के साथ से ये लेके आए थे, उसी के पास ये खरीद के लेके आए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये क्षत्रिय थे, तो इस प्रकार से मौर्य वंश को हम क्षत्रिय शूद्र भी कहा जाता है कई जगह। गुप्त वंश की हम बात करते हैं, अगर हम इसी के साथ में गुप्त वंश की बात करते हैं तो गुप्त वंश बताइए किससे संबंधित था, गुप्त वंश वैश्य से संबंधित था। अगर हम बात करते हैं नंदवंश की, नंदवंश की, तो नंदवंश किससे संबंधित था बताइए, ये भी वैश्य से संबंधित ही था। नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करते ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, आप जानते होंगे नेशनल हिस्ट्री में। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे वंश हैं, जिसकी हम बात करते हैं हर्यक वंश की बात करते हैं, तो बताइए हर्यक वंश एक कैसा वंश था, हर्यक वंश एक क्षत्रिय वंश से संबंधित था। इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं कण्व वंश की बात करें तो कण्व वंश बताइए कैसा था, ये एक ब्राह्मण से संबंधित था। हमने चारों वंशों की मुख्य रूप से बात कर लिए। देखो, सामाजिक आर्थिक क्रिया का परिणाम का मतलब ये होता है कि देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जो थे वो ऐसा मानते थे कि जो जो राजवंश आते गए या जो जो व्यक्ति थे जो राजा के पद पर क्रियान्वित होते गए, राजा के पद पर सर्जित होते गए, वही बाद में कालांतर में जाके राजपूत कहलाए। यानी इनका कोई वंश से संबंधित नहीं था, है ना, किसी प्रकार से किसी जाति का सीधा संबंध नहीं था। हो सकता है कि वो जाति क्षत्रिय भी हो सकती है, देखो जैसे हम बात करें मौर्य वंश की, वो क्षत्रिय भी हो सकती है। जैसे हम बात करें अगर हर्यक वंश की तो वो कैसे थी, ये क्षत्रिय था, तो ये राजा था। अगर हम गुप्त वंश की बात करें तो वो वैश्य भी हो सकता है ना, तो अगर वो राजा है वो वैश्य भी हो सकता है, वो शूद्र भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राजपूत हैं ये मिश्रित थे, किसी भी जाति के हो सकते हैं, बस शर्त ये है कि वो राजा के पद पर होना चाहिए। ये सिद्धांत ये कहता है कि जो राजा के पद पर हुआ था वो ही राजपूत कहलाया था, चाहे वो किसी भी वर्ण से संबंधित हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति सभी वर्णों से हुई है। ठीक है, इसी को हम दूसरी भाषा में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात
जिन वर्णों ने या जिन वर्णों के द्वारा जिन वर्णों ने राजा के पद पर कार्य किया, राजा के पद पर कार्य किया वे सभी क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ बता ही रखा है, सभी को एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया रखा है, ये मौर्य हो, गुप्त हो, नंदवंश हो, हर्यक वंश हो, कण्व वंश हो, है ना, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी वर्ण हो सकता है, लेकिन बस शर्त ये है कि वो किस पद पर होना चाहिए? राजपूत पद पर, राजा के पद पर होना चाहिए। अगर जो राजा के पद पर है वही क्या कहलाएगा बताइए? राजपूत कहलाएगा, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक आर्थिक क्रिया का परिणाम बताने वाले व्यक्ति थे, तो कौन थे? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। या राजपूतों की मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो उस व्यक्ति का भी नाम आपको याद रखना है, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो विदेशियों से मानते हैं। तो हमारा जो पांचवा और इम्पोर्टेंट सिद्धांत हो जाता है वो हो जाता है कि विदेशी आक्रमणकारियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए इसको समझिए एक बार से। विदेशी आक्रमणकारियों से उत्पत्ति का सिद्धांत, इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति का नाम आता है कर्नल जेम्स टोड, इसके अलावा डॉक्टर भंडारकर और इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंघम। मुख्य रूप से तीन नाम मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने हैं। ये तीनों ऐसा मानते हैं कि जो राजपूत है इनकी जो उत्पत्ति है वो विदेशियों से हुई है। इनमें से बताइए ये सिद्धांत किन किन के द्वारा प्रतिपादित किया गया? मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो आते हैं कर्नल जेम्स टोड, जिसे क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है या राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ये ऐसा मानते हैं कि जो राजपूत है इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो शकों से हुई है, शक से हुई है या सीथियन से हुई है, सीथियन से। कर्नल जेम्स टोड किससे मानते हैं बताइए? शकों से मानते हैं या सीथियन से। ये क्या थे? विदेशी थे। इसके अलावा हम बात करें दूसरे व्यक्ति की तो जिसका नाम है डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर का मानना ये है कि ये जो राजपूत हैं ये हुणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। इनकी उत्पत्ति किससे मानते हैं? हुणों से मानते हैं या इनकी उत्पत्ति गुर्जर वंशीय मानते हैं, गुर्जर वंश से मानते हैं। यानी कि ऐसा कहते हैं कि ये गुर्जर वंशीय थे। राजपूत क्या थे? गुर्जर वंशीय थे या इनकी जो उत्पत्ति है वो हुणों से हुई है, अर्थात ये भी क्या थे? विदेशी थे इनके अनुसार भी। एक व्यक्ति और है जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बारे में हम बात करें तो ये भी ऐसे कहते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो विदेशियों से हुई है। यानी कि ये ऐसा मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति यूची से हुई है या कुषाणों से हुई है, कुषाणों से हुई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, है ना। पहली बात तो मैं इसको समझा देता हूँ एक बार कि विदेशी आक्रमणकारियों से ये उत्पत्ति क्यों मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड मानते हैं एक तो ये ऐसा कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति शक या सीथियन से हुई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉक्टर भंडारकर भी ऐसा मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति हुणों से हुई होगी। और अलेक्जेंडर कनिंघम भी मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति यूची या कुषाणों से हुई होगी। और ये सारे के सारे बताइए क्या है? शक, हूण, यूची, कुषाण, ये क्या हैं? सारे के सारे विदेशी हैं।
क्योंकि ये इनका आधार क्या रहा होगा, तो ये ऐसा मानते हैं कि जो राजपूत हैं उनके अंतर्गत मुख्य रूप से सती प्रथा पाई जाती है, सूर्य पूजा पाई जाती है और मद्यपान मुख्य रूप से पाया जाता है। यानी कि कुछ समानताएं हैं जो विदेशों से मिल रही हैं। इस वजह से ये ऐसा मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई होगी, विदेशियों से हुई होगी। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जाना है राजपूतों की उत्पत्ति और इनसे संबंधित प्रमुख सिद्धांत। मैं इनको एक बार से रिकॉल कर देता हूँ वापस से, तो एक बार फ्लो में समझ लीजिए ताकि ये अच्छे से ध्यान रहे। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे पहले हमने ये देखा कि राजपूत शब्द कब आया। तो राजपूत शब्द जो है वो 7वीं सदी की देन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, कौन सी सदी की देन है बताइए, 7वीं सदी की देन है। क्लियर। दूसरा प्रश्न कि राजपूत काल कब से कब था। तो राजपूत काल था 7वीं से 12वीं सदी तक। उसके बाद में एक व्यक्ति थे चंद्रबरदाई, है ना। चंद्रबरदाई के द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में कुल राजपूतों की 36 कुलों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 4 अग्नि से, 10 सूर्य से, 4 चंद्र से और 12 कुलों का संबंध ब्राह्मणों से माना गया है। राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों में सबसे पहले हमने अग्निकुंड के सिद्धांत की बात करी। अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था चंद्रबरदाई के द्वारा, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस पृथ्वीराज नामक ग्रंथ में ऐसा माना जाता है कि वशिष्ठ मुनि के द्वारा एक यज्ञ किया गया था आबू पर्वत पर। जब राक्षसों का जो आतंक है वो देवताओं पर ज़्यादा बढ़ गया था, तो वशिष्ठ मुनि के द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया था और इसी यज्ञ में राक्षसों का विनाश करने के लिए प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान 4 राजवंशों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहते हैं अग्निकुंड के सिद्धांत में। अगर हम बात करें ब्राह्मणों से उत्पत्ति, तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा और इसी का समर्थन किया था डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसी का उल्लेख किया गया है बिजोलिया शिलालेख में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। देखिए दोनों के दोनों सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये तो बहुत बार पूछा गया है कि किस शिलालेख में वासुदेव चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इससे क्लियर होता है कि जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं वैदिक क्षत्रिय या आर्यों की उत्पत्ति से सिद्धांत, यानी कि ये सिद्धांत दिया गया था डॉक्टर GS ओझा और CV वैद्य के द्वारा। ये सिद्धांत ऐसा कहता है कि जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्मा से हुई है ना, और ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पत्ति हुई है और आगे चलकर कालांतर में यही व्यक्ति राजपूत कहलाए थे। जो क्षत्रिय थे उस समय वही बाद में राजपूत कहलाए, ऐसा कहने वाले थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, इसे सामाजिक आर्थिक क्रिया का परिणाम भी कहा जाता है। ये सिद्धांत दिया गया था देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये देवी प्रसाद जो चट्टोपाध्याय है ये पश्चिमी बंगाल के प्रमुख इतिहासकार थे। इन्होंने कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति सभी वर्णों से हुई होगी, अर्थात ये कहते हैं कि वर्ण विशेष से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। इनकी उत्पत्ति हुई है कि जो व्यक्ति राजा के पद पर सर्जित हुआ वही बाद में राजपूत कहलाया। राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र और राजपुत्र से बाद में राजपूत हुआ, ऐसा मानने वाले कौन थे, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। क्लियर। उसके बाद में 5वां सिद्धांत आता है विदेशी आक्रमणकारियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ये 3 व्यक्ति थे, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर भंडारकर और कनिंघम, ऐसा मानते थे कि ये जो राजपूत हैं इनकी उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। कर्नल जेम्स टोड मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति शक या सीथियन से हुई है। डॉक्टर भंडारकर मानते हैं कि उत्पत्ति हूणों से हुई है और अलेक्जेंडर कनिंघम मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति यूची या कुषाणों से हुई है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।